हेलो प्यारे सभी साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MWA टारगेट कोचिंग क्लासेस में। तो आप सभी मेरे साथ ईमानदारी से मेहनत कर रहे होंगे। आपकी तैयारी कैसी है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो आपके पास समय जो बचा हुआ है, बहुत कम समय बचा हुआ है। तो यदि आपके पास समय बहुत ही कम है तो आपको उस हिसाब से मेहनत भी ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। तो आप लोग पूरी कोशिश करिए कि जो आपका सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस तो आपका कोई सीमित नहीं है। सिलेबस में आपके जानते हैं जीएस में बहुत सारे विषय आपको पढ़ने हैं, मैथ है, रीजनिंग है, अब मानसिक अभिरुचि है, बहुत सारे जो पुलिस के एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसके लिए आप तैयारी अपनी पूरी जोरों शोरों से करते रहिए। हम लोग भी आप सबकी सिलेक्शन के लिए या आपको बढ़िया से बढ़िया पेपर आपका बेहतर करा सके, इसके लिए कोशिश हम लोग की जारी है। तो आज की क्लास में हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न हम लोग जिसमें दिया है, चलिए देखते हैं। इसमें दे रखा है, पहला प्रश्न आपका दिया है 8, 14 और 24 का चतुर्थ समानुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है ना बच्चा। देखो चतुर्थ समानुपात का मतलब, देखो समानुपात में एक होता क्या है, समानुपात जैसे होता A/B समानुपात C/D। इसका मतलब होता है A/B का जो मान होगा वही मान C/D का होना चाहिए। इसका तो ही मतलब हुआ भाई, A/B का जो मान होगा वही मान C/D का होना चाहिए। वैसे इसमें दिया है 3 पद दिया है, 1, 2 और 3 पद दिया है। आपसे पूछा है चतुर्थ समानुपात, यानी ये पहला पद आपका हो गया, उसके बाद 14 आपका दूसरा पद हो गया, तीसरा पद आपका 24 हो गया, चौथा पद आपको निकालना है। यहाँ पे क्या होगा, हम इसको मान लेते हैं x मान ले या कुछ भी d मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए। आपको पता होना चाहिए बच्चा, देखो क्या करते हैं हम लोग, इसका a का d में गुणा होता है और b का c में गुणा होता है। तो ये है कहाँ, अंदर अंदर bc है, बाहर बाहर ad है, यही ना। इसका मतलब बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो 8 का x में गुणा करेंगे तो 8x हो गया, बाकी 14 का 24 में हमको गुणा ही करना पड़ेगा। अब इसको हम 8 से काट देते हैं, 8 से काटे 3 बार में, x का मान 14 या 42, x की वैल्यू हो गई 42, x आपका चौथा पद है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए बच्चा, अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। आज की क्लास का दूसरा प्रश्न देखो दिया है, दिया बच्चा, एक कार 51 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है। 10:40 AM से 10:40 AM यानी सुबह से 1 PM यानी दोपहर के बाद तक कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। आपको पता होना चाहिए, ये चाल समय दूरी का प्रश्न है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी निकालने के लिए आपको चाल पता होनी चाहिए और आपको समय पता होना चाहिए। इसमें देखो चाल दिया है, समय भी दिया है, लेकिन समय बजे में दिया है। तो आपको ये बताना भैया 10:40 से 1 बजे तक, 10:40 से 1 बजे तक टोटल समय कितना हो गया। तो आप कहेंगे 10:40 से 1 बजे तक 2 घंटे 20 मिनट पूरा पूरा समय हो। कितना भैया, 2 घंटे 20 मिनट का समय है। और आपके पास चाल कितना दिया है, 51 किलोमीटर प्रति घंटे। अब यहाँ समझो भैया, चाल दिया है किलोमीटर प्रति घंटे में और यहाँ समय 2 घंटे 20 मिनट आ रहा है। इस 20 मिनट को हम घंटे में बदल लेते हैं, 20 3 60 हो गया। इसका मतलब ये हो गया 2 सही 1/3 यानी 3 दूनी 6, एक 7/3 घंटे आपके पास समय है। आपके पास समय कितना बच्चा आ गया,
7/3 घंटे और चाल आपकी 51 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपसे पूछा है दूरी, तो दूरी बराबर भी मैंने बताया चाल गुणे समय। चाल आप रखेंगे 51 और समय रखेंगे 7/3। 3 से आपने काट दिया तो हो गया 17 और 17 का 7 में गुणा की तो 17 7 होता है 119। दूरी आपकी आएगी किलोमीटर में, क्योंकि यहाँ पे चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो दूरी जो आपकी आएगी 119 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें दिया है दो मित्र ए और बी ने क्रमशः दो मित्र ए और बी ने क्रमशः रुपये 1500 तथा रुपये 2500 एक व्यापार में निवेश किए, कुल लाभ 800 रुपये हुआ। देखो इसमें कुल जो लाभ मिला है वो लाभ मिला है 800 रुपये। कुल लाभ 800 रुपये हुआ, जिसमें से आधी राशि को बराबर बराबर बांट लिया तथा शेष राशि को निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट लिया, तो ए को कुल कितने रुपए मिलेंगे। देखो भैया कह रहा है इनकी पूंजी कितना कितना है। इनकी पूंजी दिया है 1500 और इनकी पूंजी दिया है 2500। इनकी पूंजी का जो अनुपात है, इनकी पूंजी का अनुपात कितना होगा। हम इसको सरल करेंगे तो 5 3 15 5 25 यानी 3:5। इनके जो निवेश का अनुपात है क्या है 3:5 कह रहा। और कह रहा कि 800 रुपये लाभ हुआ है, जिसमें से आधी राशि को बराबर बराबर बांट लेते हैं। आधी का मतलब 400 रुपये। 400 रुपये को बराबर बराबर बांटेंगे तो इस 400 रुपये में 200 रुपया ए वाला पाएगा और 200 रुपया तो कौन पाएगा, बी वाला पाएगा। चलो ए वाला 200 पा गया, बी 500। अभी कितना बचा हुआ इसके पास, अभी इसके पास बचा हुआ है बच्चा 400 रुपये अभी उसके पास बचे हुए हैं। अब क्या कह रहा है, शेष आधी राशि को बराबर बराबर बांट लिया तथा शेष राशि को निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट लिया। निवेशित पूंजी यानी 3:5 के अनुपात में बांट लिया, तो टोटल मान कितना बच्चा, टोटल मान है 8। 8 में ये 3 पाएगा, 8 में ये 5 पाएगा। पूछा किसका है, ए को कितना मिलेगा। 8 रुपया में ए का हिस्सा, 8 रुपया में ए का हिस्सा 3 रुपया है, तो जो इस 400 रुपया में कितना हिस्सा होगा, 400 रुपया में कितना होगा। तो आप सरल किए तो आएगा 150। आपसे पूछा है ए को कुल कितना रुपए मिलेगा। भाई ए को पहले 200 रुपया मिला था, ए को पहले 200 मिला था, फिर और मिल गया 150, तो टोटल पैसा मिला 350 रुपया। ए को मिल रहा है 350 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपको, अगला प्रश्न दिया, एक चिड़ियाघर में कुछ शेर और तोते हैं। अनुरक्षक ने 15 सिर और 50 टांगे गिनी, तो शेरों की संख्या क्या है। ऐसे प्रश्न के लिए मैंने बताया है, जब कभी सिर पैर वाला सवाल दे, जब कभी सिर पैर वाली सवाल दे। देखो सिर की संख्या दिया है 15, पैर की संख्या दिया है कितना भैया 50। जब कभी जिंदगी में ऐसा प्रश्न दे सिर और पैर वाला, तो आपको सिर्फ इतना सा करना है, सिर को दुगना कर देना है, सिर को दुगना करके पैर से घटा देना है, जो आएगा उसको भी आधा कर देना है। आधा कर देंगे तो जो आएगा वो 4 पैर वालों की संख्या आ गई। 4 पैर वालों की संख्या कौन है भैया, शेर है 4 पैर में, तो शेर की संख्या पूछा था जो कि आगे कितनी 10। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया है, ए बी सी ने क्रमशः रुपये 10,000, रुपये 15,000 और रुपये 20,000 का निवेश किया। देखो भैया ए ने कितना निवेश किया है, ए ने निवेश किया है 10,000 रुपये, बी ने कितना निवेश किया है 15,000 रुपये, सी ने कितना निवेश किया है 20,000 रुपये। इन्होंने निवेश कर दिया। एक वर्ष के बाद ए और बी प्रत्येक ने 5,000 रुपये अधिक कर दिए, जबकि सी ने 10,000 रुपये निकाल लिए। शुरू होने के 3 वर्ष के बाद ए बी और सी के लाभ का अनुपात क्या होगा।
इसमें देखो ऐसे प्रश्न में जब कभी साझे से संबंधित कोई व्यवसाय आता है, इसमें आप ये ध्यान दिया करिए सारे समय कितने किसमें है। देखो बच्चा इसमें सारे जो समय दिए हैं वर्ष में दिया है, महीने में आपको बदलने की आवश्यकता नहीं। जैसे कभी कभी होता है कि 3 महीने बाद या 4 महीने बाद ऐसा कुछ देता है तो हम उसको महीने में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इसमें क्या चल रहा है, सभी सभी वर्ष में चल रहा है, सभी वर्ष में चल रहा है। तो देखो जरा ए और बी सी, ए बी सी ने 10 15 20 हजार लगाया, तो देखिए जो कुछ हो रहा है वो 1 साल के बाद हो रहा है। इसका मतलब ये लोग 1 साल तक पैसा रखे थे, 1 साल तक पैसा रखे, फिर क्या हुआ, फिर क्या किया, प्लस 1 साल में 10 हजार था, 10 एकम 10 हजार हो गया समझिए। अब क्या किया, ए और बी ने 5 हजार रुपये निवेश की तो 10 हजार था, अब इनका कितना हो गया, 15 हजार हो गया। समझ में आया, इनका 15 हजार हो गया, इनका 20 हजार हो गया। और क्या दिया है, सी ने क्या किया बच्चा, सी ने 10 हजार निकाल लिए, 20 हजार था, 10 हजार निकाल लिया तो 10 ही हजार तो बचा हुआ उसके पास। अब क्या कह रहा है, तो शुरू होने के 3 वर्ष के बाद, शुरू होने के 3 साल के बाद उनके लाभ का अनुपात पूछा है। 1 साल बीत चुका है, 1 साल बीत चुका है तो कितना साल अभी है, 2 साल इनके पास टाइम है सभी के पास। तो इनकी पूंजी क्या हो जाएगी, क्यों हम पूंजी निकाल रहे हैं, क्योंकि हमेशा ऐसे प्रश्न में पूंजी के अनुपात में, पूंजी के अनुपात में बच्चा लाभ बढ़ता है, पूंजी के अनुपात में लाभ बढ़ता है। अब इसको आप ऐसे समझिए, भैया जो ज्यादा पैसा लगाएगा, सीधी सी बात है, अगर कुछ दोस्त पैसा लगा लिए हैं तो पैसा लास्ट में जो लाभ होगा कौन ज्यादा मांगेगा, जो ज्यादा लगाया होगा वही तो मांगेगा ना। इसलिए पूंजी के अनुपात में हमेशा लाभ बढ़ता है। अब इसको सरल करेंगे तो 10 हजार एकम 10 हजार और 15 हजार दूनी 30 हजार, 30 हजार तो 10 कितना गया, 40 हजार लगाया इसने, इसने लगाया 15 हजार, ये 20 दूनी 40, 40 और 15 हो गया 55 हजार रुपया लगा लिया है। इस हिसाब से इसने लगाया 20 हजार ये और 10 दूनी 20 हजार ये, इसका भी हो गया टोटल 40 हजार। अभी मैंने बताया पूंजी के अनुपात में लाभ बढ़ता है, पूंजी के अनुपात में लाभ बढ़ता है। तो अब इसको जब रेशियो में लाएंगे तो रेशियो में जो भी मिलता रहता है वो खत्म हो जाता है। अभी और कटेगा, 5 से काटेंगे, जब हम इसको 5 से काटने चलेंगे, 5 8 40, 5 11 55, 5 8 40, तो आया 8 11 8 अनुपात। ऑप्शन नंबर सी 8 11 8 के अनुपात में लाभ बटेगा, 8 अनुपात 11 अनुपात 8 के अनुपात में लाभ बटेगा। हमेशा बच्चा पूंजी के अनुपात में लाभ बढ़ता है, जिसका जितना ज्यादा पैसा होगा उसको उतना ज्यादा ही लाभ मिलेगा, यही ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया है, किसी भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है। यदि अंश व हर का योग 3 हो तो मूल भिन्न बताइए। आपको पता होना चाहिए किसी भी भिन्न में, किसी भी भिन्न में क्या होता है, एक अंश होता है ऊपर और बटे में क्या होता है, हर होता है। कह रहा अंश तथा हर का योग 3 है, एक काम करते हैं, अगर अंश तथा हर का योग 3 है तो इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। मान लेते हैं यक्स जो हो गया अंश हो गया, तो हर क्या हो जाएगा, 3 - x हो जाएगा। क्या क्लियर है, तो आपकी भिन्न क्या बन के तैयार हो जाएगी, भिन्न आपकी बन के तैयार हो जाएगी, सॉरी भिन्न आपकी बन के तैयार होगी यक्स बटे 3 - x, ये आपकी भिन्न हो गई। अब क्या कह रहा है बच्चा, अब कह रहा है कि अंश तथा हर में से प्रत्येक में से 1 जोड़ दिया जाए, इसमें 1 जोड़ देते, इसमें भी 1 जोड़ देते, तो भिन्न क्या प्राप्त होती है, 2/3 प्राप्त होता है। अब इसको सरल करेंगे तो देखो 3 का x में गुणा किए 3x प्लस 3 एकम 3, इसका जब गुणा करने चलेंगे देखो ये जुड़ गया, 3 1 4 और 4 दूनी क्या हो गया 8 माइनस 2 एकम 2x हो गया। x इधर आएगा तो 3 और 2 हो गया 5x, 3 उधर जाएगा तो 8 में घटेगा तो आएगा 5, 5 से काटेंगे एक बार में, x की वैल्यू आ गई 1। यक्स कौन है बच्चा, अंश है, तो हर क्या हो जाएगा, 3 में से घटेगा तो 2, आपकी भिन्न हो जाएगी 1/2, क्योंकि अंश और हर का जोड़ 3 होना चाहिए, तो भिन्न आपकी हो गई 1/2, ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 1 की घात 21 प्लस 2 की घात 21 प्लस 3 की घात 21 प्लस 4 की घात 21 डॉट 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 पूरा गया 100 की घात 21 का इकाई अंक क्या होगा।
आपको मैंने बताया था इकाई अंक निकालने के लिए देखिए कुछ नियम है जो आपको याद करने पड़ेंगे। मैंने आपको उस दिन बताया था यदि इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 आधार संख्या में 0, 5, 6 दिखे तो क्या निकालते हम लोग, वो अपरिवर्तित ही रहेगा, इसका कोई रूल ही नहीं है। उसके बाद आपका है 2, 3, 7, 8 में बताए थे। मैंने घात में क्या बताया था, घात में 4 से भाग करना है, घात में 4 से भाग करना है। और 4 और 9 में मैंने क्या बताया था बच्चा, 4 और 9 में घात क्या होता है, घात सम या विषम देखते हैं, घात सम या क्या देखते हैं, विषम देखते हैं। क्या क्लियर है ना। तो एक काम करते हैं, आपको एक चीज मैंने ये बताया था, ये 0, 1, 5, 6 वाला तो वही का वही रह जाएगा, उसमें कुछ बदलता ही नहीं है। 2, 3, 7, 8 वाले मैंने क्या बताया, घात में 4 से भाग कर लेते हैं, 4, 9 में सम विषम देखते हैं। एक नियम ये होता है, यदि आपको ये नहीं पता, 3 मैंने अलग अलग जो नियम बनाया इसको थोड़ा मैंने छोटा करने के लिए बना दिया, ताकि आप देखिए आपको भाग करने की आवश्यकता न पड़े, सिर्फ आप इसी वाले में भाग करिए बस। बाकी ये 4 और 9, 2, 0, 1, 5, 6 मिल जाए, इसमें आपको भाग कर नहीं करना पड़ा। एक तो ये छोटा तरीका। दूसरा, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इतना याद करिए, जब भी कभी इकाई पूछे आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या, घात में 4 से भाग करना है बस, चाहे जो भी दिख जाए, घात में 4 से भाग करना है। आप इसको भी आप समझ सकते हैं, घात में 4 से भाग कर दीजिए, ठीक है ना। आप इसको मत लगाइए, सभी में घात में 4 से भाग कर दीजिए, तब भी आ जाएगा। घात से मैंने बताया जब 4 से भाग करेंगे क्या बचता है, 1 बचता है, 2 बचता है, 3 बचेगा या फिर 0 बचेगा। तो अब जब ये बताओ जरा, अगर सब में हम 4 से भाग ही कर देंगे तो देखो 4 से 20 कट जाएगा, सभी में 20 कट जाएगा, क्या बचेगा सभी में घात में 1 बच जाएगा। इसका मतलब इसमें जब भाग करेंगे तो 1 बचेगा, इसमें भाग करेंगे घात 1 बचेगा, 2 1 कम 2 रह जाएगा, इसमें 1 बचेगा, 3 1 कम 3, इसमें बचेगा 4, ऐसे करके निकाले जाएंगे। तो ऐसे निकालेंगे तो 100 में तो यही होगा, इसमें भी 1 बचेगा, 100 घात 1 ही बचेगा। क्यों, इसका मतलब आपको चाहिए क्या, 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्या निकाल लीजिए, इसमें जो इकाई का अंक होगा वही इस पूरे प्रश्न में होगा। तो 1 से लेकर 100 तक का योग निकालते हैं, 1 से लेकर 100 तक का प्राकृतिक संख्या का योग होता है बच्चा n+1/2, यानी 100 गुणे 101 बटे में होता है 2। सेम जब इसको सरल करेंगे, अब इसको निकालेंगे तो 0 का जब गुणा होगा तो इकाई के स्थान पे क्या हो जाएगा, हमेशा बच्चा 0 हो जाएगा। इस प्रश्न में भी उत्तर आपका बी, इकाई के स्थान पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया बच्चा, दिया है 9999 डॉट 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 को 99 अंकों तक को 11 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। आपको पता है 999 कितनी बार लिखना है, 99 बार लिखना है। यानी 9 को यदि हम 99 बार लिखेंगे, समझो भैया, 9 को यदि हम कैसे लिखते जाएंगे, 99 बार लिख दें और इसमें कह रहा हम 11 से भाग कर दें, 11 से भाग कर दें तो शेषफल क्या बचेगा। आपको एक चीज पता होगी, यदि 11 से हम 99 को काटेंगे, 99 खत्म हो जाएगा, फिर ये बगल वाला भी काटेंगे तो खत्म हो जाएगा, 0 9 बढ़ा के, यही ना। ऐसे करके जाएंगे तो देखिए हमारा जो 2 का जोड़ा मिलेगा, वो तो खत्म होता जाएगा, यही ना। तो 99 बार लिखा है, इसका मतलब 98 बार, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 98 बार वाला तो खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, एक लास्ट में 9 बचेगा, एक जब लास्ट में 9 बचेगा उसमें 11 से भाग करेंगे, तो मैंने बताया जब ये छोटा हो गया है तो शेषफल वही बच जाएगा। तो शेषफल वही, यानी आपका आंसर 9 हो जाएगा। 9 में 11 से भाग करेंगे तो शेषफल 9 ही बचेगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। अगला प्रश्न, बताओ बच्चा, दिया है 3 घात 100 प्लस 3 घात 101 का वर्गमूल बताइए। 3 घात 100 और 3 घात 101, यहाँ पे जब इसको देखेंगे तो लिखेंगे 3 घात 100 प्लस 3 घात 101। आपको दिख रहा होगा 3 घात 100 दोनों में है, इसको यदि हम बाहर ले लें तो यहाँ बचेगा सिर्फ 1, और यहाँ 101 बार था, 100 बार बाहर हो गया तो 1 बार रह गया। इसको लिखेंगे 3 घात 100
इसका मान यदि निकालने चलेंगे, देखो 3 एकम 3 में 1 जुड़ा तो 4। आपसे क्या इसका मान ये पूछा था? नहीं पूछा था। पूछा क्या था? इसका वर्गमूल बताना है। तो वर्गमूल के लिए बच्चा देखो, वर्गमूल के लिए जोड़ा चाहिए, या फिर वर्गमूल मतलब क्या होता है? घात आधी। जब ये हो जाएगा 3 घात 100, वर्गमूल हटाएंगे तो कड़ी वाला बटे 2 लग जाएगा, और 4 का वर्गमूल तो आपको पता ही है 2 होता ही होता है। अब इसको काटेंगे तो हो जाएगा ये 50। तो आपका आंसर हो गया 3 घात 50 गुणे में 2। 3 घात 50 गुणे में 2। इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 3 घात 50 गुणे में 2 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया बच्चा, देखो दे रखा है 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/7। ऐसे प्रश्नों को निपटाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है आप इसको नीचे सल करते जाइए। नीचे से सल करने का मतलब पहले हम इसको मान निकालेंगे, 2 सही 1/7 को जब मान निकालेंगे तो ये आएगा, देखो बच्चा 7 दूनी 14, 14 में 1 घट गया, 14 में 1 घट गया, तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा? 13/7 हो जाएगा। क्या क्लियर है ना? अब आपको पता होगा बटे का बटे जब होता है तो पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी 7 पलट के चला गया यहाँ पे 1 के बगल, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 7 एकम 7 बटे में क्या बच्चा हो जाएगा? 13 हो जाएगा। क्या क्लियर है ना भाई? देखो इस पूरे का मान 13/7 हो गया, 7 चला गया 1 के बगल, 7 एकम 7 हो गया 4 माइनस 7/13 और 1 के बटे में। अब क्या करेंगे? इसका इसमें गुणा करेंगे, 13 चौके 52, अब 52 में 7 घटा देंगे तो आएगा आपका 45, यानी 1/45 बटे में 13। अभी मैंने बताया जब बटे का बटे होगा तो वो अंश में चला जाएगा, तो 13 यहाँ चलाएगा, 13 कम 13, 13 बटे हो जाएगा 45। इस प्रश्न का आंसर हो गया 13/45, ऑप्शन नंबर सी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते भैया, दो संख्याओं का योग 36 है, दो संख्याओं का योग 36 है, उनके मासा तथा लासा क्रमशः 3 और 105 है। मासा तथा लासा क्रमशः 3 और 105 है। उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताइए। मासा और दिया है, मासा दे रखा है 3 और लासा आपको दे रखा है 105। मासा दिया है 3 और लासा दिया है 105, और क्या दिया? संख्याओं का योग दिया है। आपको एक चीज पता होना चाहिए, यदि संख्याओं का योग 36 है तो जो संख्याएं हैं उसमें उसका मासा जरूर होगा। यानी हम इसको यदि मानेंगे तो पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या हो जाएगी 3y, क्योंकि दोनों संख्याओं में मासा होना चाहिए। पहले 3x दूसरे 3y, इन्हीं का योग दिया है 36 के बराबर। हम 3 कॉमन लेंगे, बचेगा x प्लस वाई, आएगा 36 के बराबर। 3 से हमने काट दिया तो आया 12, यानी x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 12। x प्लस वाई है क्या? उन संख्याओं का रेशियो है, उन संख्याओं क्या ये? अनुपात है। और क्या दे रखा है? लासा दिया है। लासा कितना दिया बच्चा? लासा आपको दे रखा है, लासा आपको दिया है 105 दे रखा है। किसी भी दो संख्या में, किसी भी दो संख्या में लासा में क्या क्या होता है? लासा में होता है संख्याओं का अनुपात का गुणा और उसका मासा होता है। इसका मतलब यदि इसके मासा से काट दिया जाएगा, मासा से काट दें तो ये जो आया, ये जो 35 आया, ये उन संख्याओं के अनुपात का गुणा, यानी यक्स वाई की वैल्यू दिया है 35, यानी यक्स वाई यानी यक्स गुणे वाई की वैल्यू दे रहा है 35। इसका मतलब अब आपको ढूंढना है ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ने पर 12 तथा गुणा करने पर 35 हो जाए तथा उनका मासा 1 हो। तो x और y दो संख्या लीजिए, जोड़ा जाए तो 12 और गुणा कर दे तो 35। तो आप कहेंगे सर एक संख्या हो जाएगी 7, एक संख्या हो जाएगी 5, यानी 7 और 5 को जोड़ा जाएगा तो 12 और इनका गुणा किया जाएगा तो 35। ये क्या और 7 और 5 संख्या है? नहीं, ये इनका रेशियो है। तो आपकी संख्या क्या निकल के आएगी? संख्या हो जाएगी, संख्या में मासा होना चाहिए, मैंने बताया था बच्चा 7 3 21 और 5 3 15 हो गई संख्या 21:15। आपसे पूछा है संख्या के व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम का योग मतलब 1/21 प्लस 1/15 का व्युत्क्रम पूछा, ये योग पूछा है। एलसीएम 105, काटेंगे 5 बार में, काटेंगे 7 बार में, तो हो गया 12/105। अब इसको काटेंगे 3 चौके 12, 3 3 9, 3 5 15, तो हो गया 4/35।
आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया 4/35। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह छोटी सी छोटी वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जिसे 66 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऐसी कोई संख्या बता दीजिए जिसमें बताइए जिसमें 66 से गुणा कर दें, 66 से क्या कर दें, गुणा कर दें, तो गुणनफल जो भी आए वो किससे कट जाए बच्चा, 18 से पूर्णतः कट जाएगा। 18 से कटने के लिए 18 से कटने के लिए देखो 18 से कटना है, यहाँ पे क्या रख दिया, 18 से कट जाए भैया, 18 ऊपर होगा तभी तो कटेगा। अब देखो है कैसे, यदि हम इसको 6 से काट दें तो 6 से काटेंगे, 6 3 18, 6 11 हो गया 66। ये देखो 6 तो मुझे मिल गया यहाँ पे, अब मुझे 3 की और आवश्यकता है तभी तो ये 18 से खत्म होगा। हर को खत्म करना भैया, तो क्या चाहिए मुझे, सबसे छोटा से छोटा चाहिए, गुणनफल छोटा से छोटा चाहिए। इसमें सबसे छोटा छोटा क्या है जो 3 से कट जाएगा, तो सबसे छोटा छोटा खुद ही 3 है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया है 55 वर्षों के बाद, दिया है 55 वर्षों के बाद 8% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि स्वयं की दोगुनी हो जाती है। आर का मान क्या है, आर का मान आपको बताना है। आपके पास टाइम दिया है 55 वर्ष, रेट 8% है, साधारण ब्याज पे निवेश करना है, तो स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो आर का मान देखो भैया, कोई पैसा दुगना हो जाता है। जो पैसा आप मान लीजिए 100 रुपया आपके पास था, वो 200 रुपया हो गया, दोगुना हो गया, तो क्या बन जाता है, मिश्र धन यानी अमाउंट बन जाता है। तो आपको ब्याज क्या मिलेगा, इंटरेस्ट क्या मिलेगा उस पर, इंटरेस्ट आपको सीधी सी बात है 100 रुपया ही तो मिलेगा। पैसा जब कह दिया जाए आपने किसी को 100 रुपया दिया या आपने बैंक में 100 रुपये जमा किए और वो दुगना हो गया, इसका मतलब आपने दिया तो 100 रुपया, वो मूलधन तो था ही, दुगना हो गया, मतलब आपका जो 100 रुपया दिया था वो 100 और बढ़ गया, तो ब्याज ही तो बढ़ा होगा। वैसे इसमें दिया था पैसा दुगना हो गया यानी 100 200 बन गया, तो ब्याज कितना मिला होगा 100। देना दिया कैसे, साधारण ब्याज पे, तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है SI बराबर PTR/100। SI यानी ब्याज आपका 100 रुपया, मूलधन आपका 100 रुपया, समय दिया है 55 वर्ष, रेट आपको निकालना है, बटे में हो गया 100, सरल कर लिए 100 से 100 खत्म, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 0, 5 11 55, आपका हो गया 20/11, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20/11। ऑप्शन नंबर सी 20/11% इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते भैया, अगला प्रश्न आपको दिया है दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 483 है, तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समापवर्तक, पहले इसके लिए आपको सह अभाज्य संख्याएं समझनी पड़ेंगी। सह अभाज्य ऐसी संख्याएं होती हैं जो साथ में कभी भी भाज्य नहीं होती हैं। जैसे सबसे छोटी सह अभाज्य संख्या होती 2 और 3, 2 और 3 कभी किसी से नहीं करती हैं। अगला आपका हो जाएगा, जैसे दे दें हम 5 और 7, क्या ये सहभाज्य हैं, देखो है। अगर हम आपसे कहते हैं 7 और 9 क्या सहभाज्य हैं, है बच्चा, देखो 9 क्यों सहभाज्य हैं, क्योंकि इन दोनों का मासा निकालेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि 9 तो कट जाएगा 3 से लेकिन 7 नहीं कटेगा। तो दो सह अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनमें मासा सिर्फ 1 होता है। इसका मतलब यदि मासा 1 हो गया तो लासा जो होता है, जो उनका लासा होता है वो हमेशा उनका गुणनफल होता है। जो लासा होता है वो हमेशा क्या होता है बच्चा, गुणनफल होता है। इसमें दिया है दो संख्याओं का, दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 483, तो लघुत्तम समापवर्तक अभी मैंने बताया जो गुणनफल होगा वही तो होगा उसका लासा, यानी लासा भी आपका क्या हो गया 483 ही रहेगा बच्चा।
ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सहअभाज्य संख्याओं का मासा सदैव एक होता है तथा लासा उनका गुणनफल होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। दो सहअभाज्य संख्याओं का मासा सदैव एक तथा लासा उनका गुणनफल होता है, ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न दे रखा है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न दिया है रानी अकेले किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकती है और प्रिया अकेले उसी कार्य को 12 दिन में कर सकती है और गुड्डू अकेले उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। यदि वे इस कार्य को साथ मिलकर करते हैं और उन्हें रुपए 6000 का भुगतान किया जाता है तो उनमें प्रिया का हिस्सा बताइए। आप एक चीज देखिए, इसमें जब कभी किसी का पैसा बांटा जाता है काम में, जब किसी का पैसा बांटा यानी किसी को पैसा बांटा जाता है तो हमेशा उनकी क्षमता या फिर कहिए उनके कार्य के हिसाब से बांटा जाता है। जो ज्यादा बढ़िया काम करेगा उसको ज्यादा पैसा दिया जाएगा, जो कम यानी खराब काम करेगा उसको कम पैसा मिलेगा। इसमें देखो कौन भैया, रानी है और कहा दिया प्रिया है और दिया है इनका गुड्डू दिया है। तो इनका जो टाइम दिया गया बच्चा देखो, इनके जो काम करने का समय दिया गया है ये 10 दिन है, प्रिया के लिए 12 दिन है, गुड्डू अकेले 15 दिन में। कौन बढ़िया काम करता है बच्चा, बढ़िया काम करती है रानी। रानी बढ़िया काम करती है क्योंकि 10 दिन में काम कर लेती है, तो इसको पैसा ज्यादा मिलना चाहिए, इसीलिए क्या करेंगे, इनको पैसा ज्यादा मिलेगा तो पैसा कम किसको मिलेगा भैया, गुड्डू के। अब करेंगे क्या, ये समय का रेशियो है, तो जब भी पैसा बांटते हैं पूंजी का बंटवारा हमेशा क्षमता के अनुपात में बढ़ता है, तो क्षमता का अनुपात हो जाएगा जिसका पूछे उसको छोड़ के बाकी का गुणा करो। जैसे इनका चाहिए तो इनको छोड़ दीजिए, 12 का 15 गुणा करो, 15 12 180। इनका चाहिए इनको छोड़ दीजिए, इनका गुणा करो, 15 धम्मा 150। गुड्डू का चाहिए इनको छोड़िए, 12 धम्मा 120। हम इसको रेशियो में लाएंगे, जब रेशियो में लाएंगे 3 छंग 18, 3 पचे 15 और 3 चौके 12, तो रेशियो में लाएंगे 6 5 और 4, टोटल मान 6 5 11 4 15, 15 टोटल हो गया। किसका पूछा है, प्रिया का हिस्सा। प्रिया का हिस्सा कितना है 5, यानी प्रिया जो है 15 रुपए में 15 में 5 हिस्सा है, 15 में कितना है 5 हिस्सा होगा भैया, 15 काम में 5 काम है इसका। ये तो मैंने बताइए काम का क्षमता का रेशो निकला ना, तो काम के हिसाब से नहीं, 15 काम में 6 काम ये करेगी, 5 काम ये करेगी, 4 काम ये, तो 15 में 5 काम प्रिया का है, उसी हिसाब से पैसा भी तो मिलेगा। तो 6000 रुपये में प्रिया का हिस्सा बताना है, तो आप बता दीजिए दिक्कत क्या है। 5 दिए 15, 3 दूनी 6, यानी प्रिया का हिस्सा आया 2000। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डैडी, डी फॉर देवसेना, ऑप्शन नंबर डी 2000 रुपये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को, ठीक है ना। हमेशा पूंजी का बंटवारा उनके क्षमता के रेशियो में किया जाता है, याद रखिएगा। तो चले आज की यही क्लास हम लोग समाप्त करते हैं, तो हम लोग कल फिर से मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ, ठीक है ना। तो आप लोग पूरी कोशिश करते रहिए और मेहनत करते रहिए घर पे। तो आज के लिए आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में।